बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 89 मुलाहिज़ा फरमाएं। रुस्तम की आवाज़ सुनकर वो जैसे चंद सेकंड के लिए कुछ सोचने लगा। जब वो दोबारा बोला तो उसकी आवाज़ में वहशत का अंसर थोड़ा सा कम था। तुम अकेले अंदर आ जाओ, लेकिन हथियार ना हो तुम्हारे पास। कानों की खिड़कियाँ खोल कर सुनो, हथियार ना हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, रुस्तम ने कहा। दाने के करीब जमा हो जाने वाली रोशनियों के जमघट में एक रोशनी अलहदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। रोशनी सुरंग के जिस हिस्से से गुजरती थी वो रोशन हो जाता था, और जब रोशनी आगे बढ़ जाती तो अकब में फिर तारीकी फैल जाती थी। इस सुरंग में दिन के वक्त थोड़ी बहुत आमदोरफ्त नजर आती थी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल वैरानी की कैफियत थी। यकीनन इक्का-दुक्का अफराज यहाँ मौजूद भी थे, लेकिन वो सूरत-ए-हाल की नज़ाकत देखते हुए सामने आने का रिस्क नहीं ले रहे थे। रुस्तम के हाथ में गैस लैंप था। वो उसे उठाए हुए करीबन 100 फुट दूर अंदर आ गया। बस रुक जाओ, बिलावल गरजा। रुस्तम रुक गया और गैस लैंप सुरंग के पथरीले फर्श पर रख दिया। क्या कहना चाहते हो? रुस्तम ने तहम्मुल से पूछा। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ठीक है, निकल जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये वादा है। मैं लानत भेजता हूँ वादों पर और वादे करने वालों पर। मुझे गारंटी चाहिए, पूरी पूरी गारंटी। मैं सही सालम अगले डेरे तक वापसी चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और इससे भी कम कुछ नहीं। तुम किस गारंटी की बात कर रहे हो? इस गारंटी की। बिलावल ने शानी को अपने दोनों बाजुओं में जकड़कर बेरहम झटका दिया। शानी के होंठों से करार निकल गई। मैं ये गारंटी चाहता हूँ, ये मेरे साथ जाएगी। अगले डेरे पर पहुंचकर इसे छोड़ दूंगा। ये नहीं हो सकता, रुस्तम ने मुस्तहकम लहजे में कहा। ये नहीं हो सकता तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने तो अपनी जान तली यानी हथेली पर रख ली हुई है, लेकिन मरने से पहले अगर मैं इसे ना मार दूं तो मैं अपने बाप का नहीं, किसी कुत्ते का तुखम हूं। बेशक मेरी कब्र पर लिखवा देना, या एक कुत्ते का बच्चा सो रहा है। बिलावल बेपनाह वहशत से चिंगाड़ा। चलने में खामोशी रही। फिर रुस्तम की ठहरी हुई आवाज आई। गारंटी के तौर पर मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मेरे हाथ पांव बंधवा लो। जिस तरह की तसल्ली चाहते हो तुम्हें मिल जाएगी। मजनू हो ना, खून के अंदर आज की पटाखे मारिए, लेकिन जाएगी तो मेरे साथ यही लैला जाएगी, नहीं तो यहीं पर हम दोनों की लाशें गिरेंगी। बिलावल ने फैसला कुन लहजे में कहा। उसकी गिरफ्त एक बार फिर सख्त होती जा रही थी। रुस्तम अपनी जगह खड़ा रहा। बिलावल धाड़ा। जाओ मशवरा कर लो अपने यारों और चमचों खर्चों से। मुझे 10-15 मिनट के अंदर बता दो मेरी बात मंजूर है या मेरे साथ अपनी सहेली की लाश भी उठानी है यहाँ से। रुस्तम के अंदाज से आया था कि वो सब कुछ बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा है। वो घुमा और वापस दाने की तरफ चला गया। शानी बिलावल की गिरफ्त में जकड़ी सुरंग की दीवार के साथ खड़ी रही। रुस्तम के जाने के बाद बिलावल ने शानी पर से अपनी जुनूनी गिरफ्त कदरे नरम कर दी। ताम उसकी तरफ से एक लम्हे के लिए भी काफिल नहीं हुआ था। उसका ही जान देखकर शानी को ये शदीद खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं वो इसरारी तौर पर ट्राइगर ना दबा दे। शानी का जिस्म पूरी तरह बिलावल के जिस्म से पैबूस था, लेकिन यह सूरत हाल इस किस्म की थी कि जिस्मों का इत्तिसाल और लम्स बेमानी हो गया था। जिंदगी और मौत की कशमकश जिन्स जैसी ताकतवर जिबिल्लत को भी अथाह गहराइयों में धकेल देती है। सुरंग में लालटेन रोशन थी। यहाँ बहुत सा काठ कबाड़ मौजूद था। खेतीबाड़ी का बेकार हो जाने वाला सामान, मवेशियों का खुश्क चारा, लकड़ी की खाली पेटियां, कंडम हो जाने वाला असला, एक बहुत बड़ा खराब जनरेटर और घोड़ों के साज वगैरह। ये सुरंग कुछ आगे जाकर 2 शाखों में तकसीम होती थी। एक शाख कदरे रोशन और दूसरी तारीख थी। चंद मिनट बाद रुस्तम दोबारा सुरंग में आ गया। इस मरतबा रुस्तम के साथ लाला फरीद भी था। लाला फरीद की आमद पर बिलावल ने एतराज़ किया, लेकिन जब रुस्तम ने ये यकीन दिलाया कि वो दोनों बिल्कुल गैर मुसल्लह हैं तो वो ज़रा सा नरम पड़ गया। रुस्तम फरीद और बिफरे हुए बिलावल अहमद में एक बार फिर मुकालमा शुरू हुआ। रुस्तम और फरीद का कहना था कि बेशक बिलावल के हाथों एक बंदा कत्ल और एक सख्त जख्मी हुआ है, फिर भी वो उसे यहाँ से निकलने का महफूज रास्ता देते हैं, लेकिन वो शानी बीवी को अपने साथ ले जाने की बात ना करे। उसके बदले वो जिसे चाहे जमानत के तौर पर अपने साथ रख सकता है। बिलावल अहमद ये शर्त मानने को हरगिज़ तैयार ना था। उसने कहा, अगर तुम्हारी नीयतें साफ हैं और तुम वाकई मुझे जाने का रास्ता दे रहे हो तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे साथ बीबी है या बीबा है। तुम्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये औरत ज़ात है, हमारे लिए इज्जत की जगह पर है। फरीद ने कहा, मेरे लिए ये बहुत इज्जत की जगह पर है, इसकी वजह से तो मेरी जान बची हुई है। बिलावल ने जहरीले लहजे में कहा, देखो औरत को ऐसे मामलों में घसीटना जवान मर्दी नहीं है। रुस्तम बोला, बात जवान मर्दी की नहीं है, अभी तो तुम्हारे घेरे से निकलने का सवाल है। बाद में किसी वक्त जवान मर्दी भी देख लेंगे। 5-10 मिनट की बातचीत में बिलावल टस से मस नहीं हुआ। ना ही एक लम्हे के लिए उसने अपने पिस्टल की नाल शानी के सर से अलहदा की। रुस्तम ने थोड़ा सा आगे आने की कोशिश की तो वो दीवाने लहजे में गर्जने बरसने लगा।
खबरदार आगे ना हो, मैं लाश गिरा दूंगा, मैं गिरा दूंगा लाश, मैं कहता हूँ मैं गिरा दूंगा। रुस्तम रुक गया। बिलावल डरे हुए अंदाज में शानी को कुछ और गहराई में ले गया। यहाँ से उसे ये नुकसान हुआ कि सुरंग और सुरंग का निस्फ दहाना उसकी नज़र से ओझल हो गया। फिर भी उसे ये तसल्ली तो हुई कि वो रुस्तम और फरीद से दूर हट गया है। खटपट की आवाज़ें आ रही थी। यूँ महसूस होता था कि रुस्तम और फरीद आर्जी तौर पर दहाने की तरफ गए हैं। उनके हाथों में पकड़ी हुई मशलों की रोशनी अब भी ज़रा फासले पर चली गई थी। मनाजर ओझल हो जाने की वजह से बिलावल आवान कुछ परेशान हो गया, लेकिन अब वो दोबारा आगे भी नहीं जा सकता था। उसने थोड़ा सा मजीद पीछे हटना मुनासिब समझा। गाय बगाए वो शानी को कंट्रोल में रखने के लिए फहश ज़बान में कोई धमकी भी दे देता था। शानी की दरख्वास्त पर उसने शानी की गर्दन पर से ग्रिफ्स ज़रा नरम कर दी, ताम गर्दन के साथ साथ उसके बाल भी मुट्ठी में जकड़ लिए थे। शानी अब शायद सरासीमगी की कैफियत से काफ़ी हद तक निकल आई थी। इसका जहन मुज़ाहमत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा ले रहा था। इससे सुना था कि अगवा, कुंतगान और यरकमाल बनाए जाने वाले अफराद जब असाबी और जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं तो मामलात उनकी गिरफ्त से निकलने लगते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ अचानक होने वाली कार्रवाई मौसर साबित होती है। लेकिन ये शख्स तो अभी ताज़ा दम था। मौत के खौफ ने इसके जिस्म में बला की चुस्ती और चौकसी भर रखी थी। वो नशे में भी नहीं था। उसने शानी को अकब से जकड़ा हुआ था और करीबन पौन घंटा गुजरने के बावजूद थोड़ी देर के लिए भी खुद से जुदा नहीं किया था। दूसरे लफ्ज़ों में वो मामूली सा रिस्क लेने को भी तैयार ना था। शानी के जहन में उस शख्स के हवाले से बेशुमार सवालात उभरने लगे। आरिफ कम्बुआ पर किसी तरह का शुबा करना तो नादानी थी। ये शख्स आरिफ का साथी होने के बावजूद उसका साथी नहीं था। ज़्यादा इम्कान यही था कि वो पुलिस से मिला हुआ है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब था कि रियाज हिटलर से मिला हुआ है। वो दराज और शानी के साथी की हैसियत से यहाँ पहुँचा था और पहुँचकर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो गया था। शानी को याद आया कि 3 दिन पहले वो किस तरह लाला फरीद से कुरीद कर बारूदी सुरंगों और यहाँ के मौजूद असले वगैरह के बारे में सवालात पूछ रहा था। उसने लाला फरीद से बारूदी सुरंगों का ख़ास तौर से जिक्र किया और कहा था कि बारूदी सुरंगों का कोई नक्शा वगैरह होना चाहिए। वो सारी बातें चंद लम्हों में शानी के जहन में गूंज गईं। यूँ लगता था कि पुलिस अफसरों ने बिलावल को आलाकार बनाकर यहाँ की हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए भेजा है। डेरे वालों की खुशकिस्मती कि वो यहाँ मशकूक हालत में देख लिया गया और अब वो एक शख्स को कत्ल करने के बाद अपनी जान बचाने के लिए शानी को यरगमाल बनाए हुए था। चंद सेकंड बाद शानी के कानों में एक आवाज़ आई। ये फायर की आवाज़ तो नहीं थी। ऐसा लगा कोई क्रैकर या बड़े साइज का पटाखा चला है। बिलावल सरतापा लर्ज गया। शानी की गर्दन पर उसकी गिरफ्त एक बार फिर बेहद जालमाना हो गई। शानी को लगा सांस रुक जाएगा। वो चिल्ला कर बोला, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ सुरंग में दूर तक गूंजी। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? वो शानी को धमकियां देता घसीटता कुछ और आगे ले गया। साथ साथ वो बाहर वालों से पूछ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। जवाब में लाला फरीद की आवाज़ आई। उसने कुछ सफाई पेश की लेकिन अल्फाज समझ में ना आ सके। 2-4 मिनट मजीद गुजर गए। बिलावल अहमद की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। वो रुस्तम और लाला वगैरह को नंगी गालियां देने लगा। उसके साथ ही उसने एक बावाज़े बुलंद एक अल्टीमेटम भी दे डाला। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, उसके बाद इसे गोली मारकर खुद को भी मार लूंगा। ये खाली धमकी नहीं है आराम ज़ादो, मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा। उसकी आवाज़ जुनून की शिद्दत से फटी हुई थी। अचानक शानी की तेजी से शामा ने एक बू महसूस की। यह हल्की लेकिन नामानूस बू थी। पहले तो शानी ने समझा कि ये सुरंग की अपनी बू बास है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपना ये ख्याल रद्द करना पड़ा। बू सुरंग की गहराई से नहीं, दाने की तरफ से आ रही थी। शानी को लगा जैसे ये बू सांस के जरिए जिस्म में दाखिल होकर खवास को परेशान कर रही है। 10-15 सेकंड बाद ये बू बिलावल अहमद के दिमाग तक भी पहुंच गई। उसने नाक से सू सू की आवाज़ निकालकर चारों तरफ देखा। ये कैसी बू है? उसने जैसे खुद से सवाल किया। अगले चंद मिनट में बू तेज हो गई। शानी को वाज़े तौर पर महसूस हुआ कि इसके हाथ पांव और रुखसारों पर चिंटियां सी रेंगने लगी हैं। शानी के दिल ने गवाही दी कि सल्की लेकिन तेज असर बू का ताल्लुक उस धमाके नुमा आवाज़ से है जो थोड़ी देर पहले सुनाई दी थी। यकायक बिलावल चिंगाड़ा, ये कैसी बू है? ये क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ कोई चालाकी ना दिखाना, मैं घोड़ा दबा दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। सुरंग के खम पर एक मशल की रोशनी नजर आई। बिलावल ने तैश और बदहवासी के आलम इस रोशनी पर फायर चौंक मारा। सुरंग में होने वाला धमाका दूर तक गूंजा। बारूद की तेज बू शानी के नथनों से टकराई। बिलावल ही जानी लहजे में चिंगाड़ा, अगली गोली तुम्हारी इस बहन की खोपड़ी में मार दूंगा। उसके साथ ही उसने पिस्टल शानी के सर से हटा लिया। पिस्टल वाले हाथ से उसने गालबन अपनी नाक चुटकी में दबाई थी। शानी की गर्दन पर उसके मजबूत बाजुओं का शिकंजा कुछ और भी कसा गया। शानी की हल्क से खी खी की आवाज़ निकल कर रह गई।
वो शानी को खींचता घसीटता नीम तारीख सुरंग की तरफ बढ़ा। सुरंग की ये शाख कदरे तंग और ना हमवार थी। इस शाख में घुसते ही बिलावल ने अपनी जैकेट की जेब से एक टार्च निकाली और उसे अपना पूरा मुंह खोलकर मुंह में दबा लिया। टार्च के रोशन दायरे में शानी को दीवारों पर जाले और गर्दो गुबार दिखाई दिया। यहाँ वहाँ चमगादड़ों के पर भी दिखाई दिए। हवास को मुख्तल करने वाली नामानुस बू से बचने के लिए बिलावल शानी समेत आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक शानी की निगाह टार्च के रोशन दायरे में आने वाले एक पत्थर पर पड़ी। इस पत्थर पर स्याह रंग से मुर्दे की खोपड़ी और वो हड्डियों का निशान बनाया गया था। साथ ही दाईं तरफ तीर का निशान था, जैसे ये जाहिर किया गया हो कि इससे आगे जाना खतरनाक है। बिलावल तो जैसे अंधा बहरा हो रहा था, उसे ये निशान नजर नहीं आया और नजर आता भी तो वो शायद रुकने की अक्लमंदी ना करता। टार्च उसके मुंह में आ जाने से कम अज कम इतना फायदा हुआ था कि उसके मुंह से निकलने वाले गंदे अल्फाज शानी के कानों में नहीं पड़ रहे थे। वो 10-15 कदम मजीद आगे बढ़ा। यहाँ किसी ने सुरंग की दीवार पर स्याह रोशनाई से खतरा लिख रखा था। शानी ने बिलावल को इस तरफ मुतवज्जो करना चाहा। उसने अपने खास से इशारा भी किया, बोलने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। बिलावल बड़ी दरिंदगी ताकत से शानी को खींचते चले जा रहा था। शानी के नाजुक पांवों सर्द संगरेजों की वजह से जख्मी हो चुके थे। टखनों पर कई ज़रबें भी आई थी। तामू से ज्यादा फिक्र अपनी गर्दन की थी। इसे लगता था कि वो गोली का शिकार ना भी हुई तो गर्दन टूटने से जरूर मर जाएगी। न जाने क्यों इन लम्हों में फिर बस दो ही चेहरे इसकी निगाहों में घूम रहे थे, रुस्तम और मुन्ना। कहाँ हो मुन्ने, कहाँ हो रुस्तम? इसके दिल ने पुकार कर कहा। मेरा दम सीने में घुट रहा है, मेरा ज़हन अंधेरे में डूब रहा है। पता नहीं कि अब ये अंधेरा कभी छट सकेगा या नहीं। इसकी सांस रुक रही थी। आखिरी कोशिश के तौर पर इसने अपनी गर्दन को बिलावल के शिकंजे से छुड़ाना चाहा, मगर ये ऐसे ही था जैसे छुरे वाली बंदूक से हाथी को गिराने की कोशिश की जाए। वो टस से मस नहीं हुआ। इससे पहले कि शानी कोई और कोशिश करती, अचानक ही बिलावल का पाँव फिसला। वो शानी समेत 4-5 फुट गहराई में जा गिरा। शानी के जिस्म को शदीद झटका लगा, लेकिन ये गिरना तो सिर्फ एक इब्तदा थी। असल और खौफनाक मरहला बाद में आया। जो ही बिलावल ने शानी समेत उठने की कोशिश की, इसका पाँव गहरे अंधेरे में फिसला। उसका मनहूस बाजू अभी तक शानी की गर्दन में था, ताम उसके पसोल और टार्च का कुछ पता नहीं था। इसका पाँव फिसलने से शानी की गर्दन को भी शदीद झटका लगा। फिर यकायक ज़मीन इसके जख्मी पाँव के नीचे से निकल गई। शानी को लगा जैसे वो आसमानी झूले में और तेजी से नीचे आ रही है। एकदम ही बड़ी तेज हवा इसके जिस्म से टकराने लगी। इस कबरनुमा गार में ये हवा कैसी? इसके डूबते हुए ज़हन ने जवाब दिया, ये बादे मर्ग है, ये मौत की हवा है। वो जाने कितनी बुलंदी से नीचे पथरीली ज़मीन पर गिर रही थी। बुलंदी से पथरीली बेरहम ज़मीन पर गिरने का एहसास क्या होता है शानी को मालूम नहीं था। ना ही से पता था कि मौत की आमद कैसे होती है, लेकिन वो वक्त से पहले इन दोनों चीज़ों का लम्स महसूस कर रही थी। इसके कानों में अपनी दहशतज़दा चीख गूंजी। ये सब कुछ बेहद भयानक था। इसे लगा वो आसमान ज़मीन के दरमियान मुअल्लक हो गई है, न मरी है ना जिंदा रही है। इसे अपने इर्द गिर्द नमी का एहसास हुआ। वो पानी में थी, गहरी तारीकी में डूबा हुआ तारीक पानी। इसने पाँव ज़मीन पर लगाने की कोशिश की, मगर पानी गहरा था। इसका सख्ता टूटा। वो हाथ पाँव चलाने लगी। वो रंग वाली के पास से गुजरने वाले सुए छोटी नहर में अपनी सखियों सकीना सुगरा के साथ कपड़ों समेत नहाया करती थी। फिर जब वो ज़रा बड़ी हुई और राहगीरों ने चोर नज़रों से उन्हें देखना शुरू कर दिया, तो उन्होंने दिन की बजाय शाम के बाद नहाना शुरू कर दिया था। गर्मियों की हद से ज़्यादा शामों में वो पानी में खूब उदम मचाती। हवेली की नौकरानियाँ, अनवरी, मुख्तारी वगैरह राहगीरों को नहर से दूर रखने के लिए इर्द गिर्द मौजूद रहती। वो बड़ी अच्छी तैराक थी। आज ये तैराकी इसके काम आई। शल्लो ज़हन के बावजूद इसने अपनी बची खुची तवानाई जमा की और सर्द पानी में तैरने लगी। इसने हाथ पाँव चलाते हुए पुकारा, बचाओ बचाओ। इसकी आवाज़ यूं गूंजी जैसे लाहौर की सैर के मौके पर मकबरा जहांगीर, बादशाही मस्जिद या लाहौर म्यूज़ियम के बड़े बड़े खालों में गूंजती थी। या खुदा, मैं कहाँ हूँ, किस साल में हूँ और वो खूनी कातिल कहाँ है? इसने गहरे अंधेरे में हाथ पाँव चलाते हुए सोचा। पानी में एक ख़ास किस्म की बू बास थी, जैसे इसमें गंदक या चूने वगैरह की आमेज़िश हो। अचानक शानी के हाथ में किसी चमकीले पत्थर का उभरा हुआ किनारा आया। शानी ने उस मखरूती पत्थर पर गिरफ्त मजबूत की और बहाव की तरफ जाने से बच गई। थोड़ी सी कोशिश करके वो पानी से निकल आई। तारीकी इतनी ज़्यादा थी कि इसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ और किस साल में है। बस अपनी आवाज़ की गूंज से अंदाज़ा होता था कि वो काफ़ी गहराई में है और छत बहुत ऊंची है, शायद कई मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर। इसे अपने बिल्कुल करीब पानी के बहने की मदम आवाज़ सुनाई थी। इसके पाँव बुरी तरह जख्मी थे। बुलंदी से गिरते हुए इसका एक कंधा बुरी तरह मुड़ा था और अब अकड़ा हुआ महसूस होता था।
अचानक इसके जहन में जमाका सा हुआ। इसे याद आया कि गिरते वक्त बिलावल इसके साथ था। नशेब की तरफ जाते उसका सर शिद्दत के साथ किसी शय से टकराया था और शायद वो कर्मनाक अंदाज में चीखा भी था। वो कहाँ था? क्या मर चुका था या जख्मी हालत में कहीं उसके आस पास मौजूद था? इस दूसरे ख्याल ने शानी के जिस्म में सर्द फरेरी दौड़ा दी। इसने अपने चेहरे का रुख बुलंदी की तरफ किया और एक बार फिर हिजानी अंदाज में चिल्लाई, कोई है? बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। इसकी आवाज़ किसी बुलंदो बाला गुंबद नुमा छत के अंदर गूंजी और इस गूंज की शिद्दत पर वो हैरान रह गई। इसे कुछ मालूम नहीं था कि वो कितनी बुलंदी से गिरी है, बस ये मालूम था कि वो इस बुलंदी से गिर कर जिंदा है। क्या वाकई वो जिंदा और सलामत है? इसे अपने हाथ पाँव को टटोला, पाँव के तलुओं पर चिपचिपाहट का एहसास हुआ। वहां से खून रिस रहा था। दफातनी से आसपास कहीं हरकत का एहसास हुआ। कोई जिंदा जिस्म इसके करीब मौजूद था। अपनी जान बचाने के फितरी अमल के तहत इसने नीचे बैठकर तारीकी में हाथ चलाए। वो कोई पत्थर ढूंढना चाहती थी, लेकिन इसके हाथ में जो शय आई वो एक 24 दस्ते वाली खस्ता हाल मुड़ी तुड़ी बंदूक थी। पता नहीं ये कब और किसने ऊपर से बुलंदी से फेंकी होगी। इसे यहाँ पड़े हुए न जाने कितना अरसा गुजर चुका था और अब ये इस तारीख खूह में शानी का हथियार थी। शानी के कपड़े और बाल भीग कर जिस्म और चेहरे से चिपके हुए थे। इसने करीबन 5 किलो वजनी बंदूक को बड़ी मजबूती से दोनों हाथों में थामा और सामने तारीकी में घूरने लगी। अब कुछ वक्त गुजर चुका था और इसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने लगी थी। वो फासले पर देख रही थी, लेकिन जो शय से नजर आई वो इसके चेहरे से फकत 5-6 फुट के फासले पर थी। ये भी एक चेहरा था। तारीकी में नजर नहीं आता था, लेकिन अंदाजा होता था कि ये खून में लुथड़ा हुआ है। ये बिलावल का चेहरा था। वो किसी शय का सहारा लेता शानी की तरफ बढ़ रहा था। खबरदार, पीछे हट जाओ, शानी राइफल सौंध कर फुनकारी। उसके साथ ही वो 2-3 कदम पीछे की तरफ मुड़ी। वो ज्यादा पीछे नहीं जा सकती थी। इसे मालूम नहीं था कि पीछे क्या है। ना दाएं ना बाएं का कुछ इल्म था। वो बिलावल वाली गलती दोहराना नहीं चाहती थी। वो आसाब शिकनबू से बचने के लिए तेजी से पीछे हटता चला गया और गहरी खाई में आ गिरा था। वो हिम्मत करके रुक गई। इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। बिलावल की हालत बहुत बुरी थी। शानी को अंदाजा हुआ कि उसके एक बाजू तकरीबन कंधे से अलहदा हो चुका है। उसका सर इस बुरी तरह फटा था कि हड्डी का फ्रैक्चर पेशानी तक आ गया था। अब उसका चेहरा शानी की आंखों से बस 3-4 फुट की दूरी पर था। वो एक खुरदरी दीवार का सहारा लेकर शानी की तरफ बढ़ने की कोशिश में था। उसके हाथ में यकीनन कोई तेज धार हथियार था। इस हथियार का लोहा या पथरीली दीवार से रगड़ खाकर आवाज पैदा कर रहा था। उसके होंठों से जख्मी फुनकारें निकल रही थी। रुक जाओ, शानी पूरे जोर से चिल्लाई। फिर उसने राइफल दस्ते की तरफ से घुमाकर पूरी ताकत से बिलावल की कनपटी पर मारी। वो एक तरफ लटक गया। चंद सानिये बाद तारीक पानी में चप्पा की आवाज पैदा हुई और खामोशी छा गई। शानी चिंकियां ले लेकर रोने लगी। सर्दी और हिजान से इसका सारा जिस्म पत्ते की तरह लड़ रहा था। अब खासी बुलंदी से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई थी। यूं लगता था कि कुछ लोग संभल संभल कर इस अंधी खाई के किनारे की तरफ आ रहे हैं। फिर ऊपर अंदाजन 50-60 फुट की बुलंदी पर मशलों और लालटेनों की सुर्खी माइल रोशनी दिखाई देने लगी। नीचे से देखने पर यह बुलंदी खौफनाक नजर आती थी। कुछ मशलें बिल्कुल किनारे पर पहुंच गईं। शानी ने चेहरा ऊपर किया, सीने में हवा भरी और जोर से चिल्लाई, मैं यहाँ हूँ, नीचे पानी के पास। चंद सेकंड बाद लाला फरीद की बेकरार आवाज उभरी, बीबी जी आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ, शानी ने रोते हुए कहा। ज्यादा चोटें तो नहीं आई? ये आवाज रुस्तम की थी। नहीं, ज्यादा नहीं आई। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद पानी में गिर गया है। कोई आवाज तो नहीं आ रही आसपास से? फरीद ने पूछा। नहीं, अभी तो नहीं। फरीद ने फिर कुछ कहा, लेकिन गूंज इतनी ज्यादा थी कि मफहूम समझ में नहीं आया। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, शानी ने रोहानसा होकर कहा। इस मर्तबा रुस्तम ने ठहर ठहर कर अपनी आवाज शानी तक पहुंचाई। आप जहां हैं वहीं खड़ी रहें, एक कदम भी इधर उधर ना जाएं। हम आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उस कुत्ते की तरफ से भी होशियार रहें। यह आवाज शायद असना गुजराती की थी। शानी सिमटकर दीवार के सहारे बैठ गई। टूटी फूटी राइफल अब भी मजबूती से इसके हाथों में दबी हुई थी। इसकी उंगलियां दुखने लगी। इसने राइफल पर अपनी गिरफ्त जरा ढीली कर दी। कंधे का खिंचाव ठंडा होकर ज्यादा शदीद हो गया था। अब अंदाजा होने लगा था कि जिस्म पर और भी कई छोटी बड़ी चोटें और खराशें मौजूद हैं। पाँव के नीचे पत्थर चिपक रहे थे। मतलब था कि खून का रसाव मौजूद है। इसने दीवार से टेक लगाकर जरा ध्यान से ऊपर की सम देखा। सीने में इसका दिल बैठने लगा। अब इसकी आंखें काफी कुछ देख रही थी। ऊपर किनारे पर जो रोशनियां मौजूद थीं उनके सबब भी देखने में कुछ मदद मिल रही थी। वो जहां मौजूद थी ये कोई खाई नहीं थी, ना ही कोई बड़ा गड्ढा था। ये तो एक दराड़ थी, एक खौफनाक दराड़।
इस दरार की दीवारें बिल्कुल अमूदी थी, बल्कि अमूदी से भी आगे की चीज थी। दरार का फैलाव नीचे से ज्यादा और ऊपर से कम था। इस तरह दरार के बालाई हिस्से की दोनों दीवारों का जाविया अमूदी से भी ज्यादा हो गया था। यहाँ से उतरकर नीचे आना किसी के लिए आसान नहीं था। शानी उस पानी को देखने लगी जिसमें गिरने से इसकी जान बची थी। ये बिल्कुल मटियाले रंग का पानी था। यह जमीन की किसी नामालूम परत से निकलकर नामालूम परत की तरफ जा रहा था। इसकी चौड़ाई अंदाजन 50-55 फुट रही होगी। गहराई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। यूं महसूस होता था कि यह कहीं से गहरा और कहीं से उथला था। शानी ने कुछ अर्सा पहले एक मैगजीन में देखा था जिसमें दुनिया की जमीन, दोज, कुदरती सुरंगों और गारों का हवाल बयान किया गया था। उसमें बताया गया था कि ऐसे गार दुनिया के बेशतर हिस्सों में मौजूद हैं। खासतौर से सतह मुर्तफा के इलाकों में ऐसे गार ज़मीन में सैकड़ों बल्कि हज़ारों मीटर गहराई तक चले जाते हैं और नीचे जाकर शाख दर शाख तकसीम होते हैं, जहाँ बाकायदा आबी गुज़रगाहें मौजूद होती हैं। ऐसे पानियों में आबी हयात पाई जाती हैं और ऐसी मछलियाँ देखने को मिलती हैं जिनकी आंखें पैदाइशी तौर पर नापेद होती हैं। आंखों की अदम मौजूदगी की वजह यह होती है कि यह आबी मखलूक लाखों साल से अंधेरे में पैदा होकर अंधेरे ही में मर रही है। शानी को उस मजमून में पड़ी हुई बहुत सी बातें याद आ रही थी, लेकिन अपने धुंधलाए हुए ज़ेहन के साथ वो इन पर गौर नहीं कर सकती थी। इसके ज़ेहन में अभी तक वो धुंध भरी हुई थी जिसकी वजह से सुरंग में फटने वाले कैकर की अजीब बू थी। यकीनन वो कोई ऐसी गैस थी जो ज़हन को मुख्तल करके बंदे को लाचार कर सकती थी। और शानी को महसूस हुआ कि इस बू ने इतनी गहराई में भी इसका पीछा नहीं छोड़ा है। शाही आम हवा से भारी थी और तवील सुरंग के दाने से आने वाली खबा ने इसे आहिस्ता आहिस्ता इस गहरी दरार में धकेल दिया था। शानी को ये सब कुछ बेदार आंखों के बयान ख्वाब जैसा लग रहा था। वो तो महनाज के साथ कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ी थी, फिर अचानक ही ये सब कुछ हो गया था। वो इस 20 फुट गहराई दरार में मौजूद थी और गालिब इम्कान था कि इसके इर्द गिर्द एक लाश या शदीद जख्मी शख्स भी मौजूद है। बुलंदी से आवाज़ें आ रही थी। पता नहीं क्या सलाह मशवरे हो रहे थे। नीचे उतरना आसान नहीं था। इसके लिए को पैमाई का सामान दरकार था या कम अज कम किसी तवील मजबूत रस्से की ज़रूरत थी। 50-60 फुट लंबा रस्सा। बुलंदी से रुस्तम की आवाज़ आई और इसे यूं लगा कि रग रग में जिंदगी बख्श तवानाई भर गई है। वो कह रहा था, बीबी आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, हम नीचे आने का इंतज़ाम कर रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। शानी खामोश रही, फिर वो पुकारा, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? सुन रही हूँ। आप जहाँ खड़ी हैं वहाँ से बिल्कुल ना हिले, हम नीचे आ रहे हैं। 10-15 मिनट मजीद गुजर गए। पता नहीं वो लोग ऊपर क्या कर रहे थे। मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। किसी बात पर बहस हो रही थी। शानी को अपने पाँव पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। यह गालबन कोई मकड़ी नुमा कीड़ा था। शानी ने उसे चुटकी में पकड़कर दूर फेंक दिया। कुछ देर बाद शानी को एक शख्स के आसार दिखाई दिए। वो किसी रस्से के जरिए नीचे आने की कोशिश में था। रस्सा उसके जिस्म से बंधा हुआ था और करीबन 60 फुट की बुलंदी पर हवा में झूल रहा था। शानी का दिल बेसाख्ता धड़कने लगा। या अल्लाह खैर, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। इसे नहीं पता था कि नीचे आने वाला कौन है, बस इसके दिल में एक शक सा था। करीबन 10 मिनट में नीचे आने वाले ने बमुश्किल 15-20 फुट तय किए, लेकिन फिर यह हुआ कि उसके पाँव दीवार पर टिक गए। अब वो हवा में झूलने की बजाय उमूदी दीवार पर कदम जमा जमा कर नीचे आने की कोशिश करने लगा। गालबन उसकी पुश्त पर एक बैग था जिसमें टार्च रोशन करके इस तरह रखी गई थी कि उसकी थोड़ी बहुत रोशनी एतराफ में फैल रही थी। रुस्तम संभल कर। बुलंदी से फरीद की डरी हुई आवाज़ आई और शानी जान की कि इसका अंदाजा दुरुस्त है। इस जानलेवा डलवान पर नीचे उतरने वाला वही है जो बरसों से इसकी बेलोस मुहब्बत में दुख उठा रहा है। शानी की धड़कनों की बेतरतीबी बढ़ गई। कुछ देर बाद शानी ने देखा कि रुस्तम एक मुकाम पर ठहर गया है। वो अपनी कमर से रस्सा खोल रहा था। रस्सा क्यों खोल रहे हो? शानी ने बेचैन होकर पूछा। रुस्तम ने जवाब नहीं दिया। शानी ने दोबारा पूछा। वो फिर भी नहीं बोला। ताम शानी को खुद ही अंदाजा हो गया कि रस्से की लंबाई बस इतनी ही थी। शानी की बेचैनी कई गुना बढ़ गई। तकरीबन अमूदी दीवार पर रुस्तम को बकाया 35-40 फुट का फासला बगैर किसी सहारे के तय करना था। रुस्तम संभल कर। वो करब की इंतहा को छू कर बोली, बेफिक्र रहें। रुस्तम की आंपती हुई लेकिन मजबूत आवाज़ उभरी। वो संभल कर उतरता रहा और शानी अपनी धड़कनों को संभालती रही। शानी और बिलावल दूसरे जाविये से गिरे थे। अगर खुदा न खासा रुस्तम दीवार से अलहदा होकर गिरता तो नीचे तारीक संगलाख जमीन थी और इसका सबूत ये था कि रुस्तम के उतरने से जो छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे वो पानी की बजाय पथरीली जमीन पर गिर रहे थे।